today we will discuss. I'll discuss what your next topic, that is schedule Y. Wait a minute. I'm going to present this slide. Are you able to see this slide? Yes, ma'am. Okay. So schedule Y. शेड्यूल वाई आपने सिर्फ शेड्यूल वाई पढ़ा होगा जब एथिक्स पढ़ रहे थे, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था। हाँ, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था, उस टाइम में शेड्यूल्स पढ़े थे आपने। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सारे शेड्यूल्स आते हैं। ओके, सो उसमें से एक है शेड्यूल वाई, which you have to study in detail, okay, because it is related with the clinical trial. So what is schedule Y? Schedule Y refers to the requirements and guidelines for permission to import. Okay, schedule Y refers to the requirements and guidelines for permission to import, manufacture of new drugs for sale or to undertake clinical trial in India. ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपको शेड्यूल वाई एप्लीकेबल होता है। मतलब शेड्यूल वाई को, शेड्यूल वाई किसके लिए है, क्या कंटेन करता है? शेड्यूल वाई में रूल्स होते हैं रिगार्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या गाइडलाइंस हैं। कोई भी ड्रग को इम्पोर्ट करना है, अदर कंट्री से इम्पोर्ट करना है, या फिर कोई न्यू ड्रग को मैन्युफैक्चर करना है सेल के लिए, ओके, और या तो फिर किसी ड्रग को हमें क्लिनिकल ट्रायल करना है इंडिया में, ओके, तो उनके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या गाइडलाइंस है, उसके लिए शेड्यूल वाई है। ओके, सो at present following act and rule regulate the manufacturing, export and clinical research of drug and cosmetic in India। ठीक है, जो रिसर्च है, जो क्लिनिकल रिसर्च है ड्रग एंड कॉस्मेटिक में, ये फॉलोइंग रूल्स हैं जो आज इंडिया में यूज हो, इंडिया में रेगुलेट करते हैं। Now directly come to the schedule Y. So in schedule Y there are rules, कुछ रूल्स हैं आपके 122A, 122B, 122D, 122DA, 122DAA and 122DAD, 22E and DD of the Drug and Cosmetic Act रूल डील्स विथ शेड्यूल वाई। ये सारे जो रूल हैं ये शेड्यूल वाई से रूल करते हैं, और ये होते किस लिए हैं आप इनको देखेंगे। तो जो रूल है 122A वो किसके लिए है? परमिशन फॉर इंपोर्ट न्यू ड्रग, टू इंपोर्ट न्यू ड्रग। कोई न्यू ड्रग को इंपोर्ट करना है तो कौन सा रूल हमें फॉलो, कौन सा रूल देखना है? 122A को, ठीक है। 122B रूल्स को फॉलो करना है टू मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग, ठीक है, ओके। देन 122D टू इम्पोर्ट एंड और मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट करो या मैन्युफैक्चर करो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, किसी भी ड्रग्स की फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को अगर हमें इम्पोर्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस केस में आपको 122D। देन 122DA है टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग और इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, ठीक है। देन 122DAA है डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। 122DAB में होता है आपका रिपोर्ट्स ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग डेथ। सो किस तरह से सीरियस एडवर्स इवेंट इनको रिपोर्ट करना है, ये सारा जो कौन सा इसके अंडर आएगा, ये सारा किस में दिया गया होगा? आपके 122DAB रूल्स में, ठीक है। देन 122E आपका फॉर न्यू ड्रग, परमिशन है न्यू ड्रग के लिए। देन 122DD है रजिस्ट्रेशन ऑफ एथिक्स कमिटी, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एथिक्स कमिटी से रिलेटेड आपका 122DAA में है, ओके। नाउ definition of new drug, a drugs according to 122 definition of new drug क्या है? A drug which has not been used in the country, new claim for drug already approved, okay, and FDC
फिक्स डोज कॉम्बिनेशन फॉर फर्स्ट टाइम और चेंज इन रेशियो एंड ऑल वैक्सीन्स, ये सारी आपकी क्या है, न्यू ड्रग कैटेगरी में आ जाएंगी। ओके, जो कोई भी 122E में क्या है डेफिनेशन, न्यू ड्रग क्या है, अ ड्रग जो यूज ना हो रही हो कंट्री में, उसके लिए वो न्यू ड्रग है। एंड साथ में न्यू क्लेम्स फॉर ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड, ड्रग तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है बट उसका कोई न्यू थेरेपेटिक यूज क्लेम हुआ है। ठीक है, देन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, कोई भी दो ड्रग या उससे मोर देन ड्रग है जिनका फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आया है ड्रग का मार्केट में, या फिर और जो सारी वैक्सीन्स हैं वो सारी न्यू ड्रग्स में आ जाएंगे। देन इसमें अपेंडिसेस होते हैं। सम हाइलाइट्स ऑफ शेड्यूल वाई इन टर्म ऑफ इट्स अपेंडिसेस, कौन कौन से हैं, which provide guidelines to conduct clinical trial, कौन कौन सी, अपेंडिक्स 5 जो कंटेन करेगा इन्फॉर्म कंसेंट, अपेंडिक्स आपका 7 अंडरटेकिंग बाय द इन्वेस्टिगेटर, अपेंडिक्स 8 होता है एथिक्स कमेटी का, देन अपेंडिक्स 10 है कंटेंट कंसेंट ऑफ प्रोटोकॉल, कंटेंट ऑफ प्रोटोकॉल, एंड देन 10th आपका कंटेंट ऑफ प्रोटोकॉल, 11th है डाटा रिलेटेड फॉर रिपोर्टिंग सीरियस एडवर्स इवेंट। ठीक है, ये सारे अपेंडिक्स होते हैं। देन एप्लीकेशन फॉर परमिशन, it shall be made in form number 44 accompanied with following data according with appendices, namely आपको अगर किसी उसके लिए परमिशन लेना है तो क्या फॉर्म नंबर 44 देना होगा, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें, उसके साथ साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है आपको, क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्लिनिकल और फार्मास्यूटिकल इन्फॉर्मेशन, देन एनिमल फार्माकोलॉजी डाटा, जो भी एनिमल की जो फार्माकोलॉजी जो टेस्टिंग हुई है एनिमल्स में उनकी फार्माकोलॉजी डेटा, एनिमल टॉक्सिकोलॉजी डेटा, human clinical pharmacology data, then regulatory status in other country। ठीक है, अदर कंट्री में उस ड्रग का क्या स्टेटस है, रेगुलेटरी स्टेटस, देन प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन। ओके, ये सारा उसमें इंक्लूड करना होगा। देन क्लिनिकल ट्रायल्स, अप्रूवल फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है, clinical trials on new drug shall be initiated only after permission by licensing authority and approval from ethics committee। ठीक है, तो जो भी कोई भी क्लिनिकल किसी भी ड्रग के लिए क्लिनिकल ट्रायल अगर इनिशिएट करना है, अप्रूवल लेना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए या एथिक्स अच्छा से परमिशन चाहिए। ठीक है, देन रिगार्डिंग क्लिनिकल ट्रायल ऑल इन, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑल जब इन्वेस्टिगेटर इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है तो मैं इसे बस शॉर्ट में बताऊंगी। ऑल इन ट्रायल इन्वेस्टिगेटर शुड पजेस एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन। ठीक है, पता ही है आपको। देन प्रोटोकॉल अमेंडमेंट इफ बिकम नेसेसरी बिफोर इनिशिएशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, ऑल सच अमेंडमेंट शुड बी नोटिफाइड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये भी आपको पता है कि कोई भी अगर प्रोटोकॉल में चेंजेस है तो उसको पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी से रिटन में अप्रूव कराना है, देन स्टार्ट करना है। ठीक है, देन शेड्यूल वाई में ही जो क्लिनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पॉन्सर, ये भी आप सब पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस। ठीक है, क्लिनिक ये सारा इसमें आएगा, ये सारा दिया होता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, investigator should be responsible for conduct of clinical trial according to the protocol, then ensure adequate medical care is provided to the subject। ठीक है, ensure करेगा investigator to provide medical care to each subject। then serious adverse event and unexpected adverse event should be reported to the sponsor within 24 hours। 24 hours के अंदर investigator को सीरियस एडवर्स इवेंट और अनएक्सपेक्टेड एडवर्स इवेंट बताने होते हैं, एंड इथिक्स कमेटी को विद इन 7 वर्किंग डेज। ठीक है, देन
इन्फॉर्म कंसेंट ये भी पढ़ चुके हैं आप। आईसी जो जी आईसीएच जी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में है, उसी टाइप में इसमें भी दिया हुआ है। इन्फॉर्म आपका फ्रीली गिवन इन्फॉर्म रिटन कंसेंट होना चाहिए। देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्टडी वर्बली एंड इन रिटन, ठीक है। इंफॉर्मेशन आप दोनों तरीके से देंगे। देन नॉन टेक्निकली एंड अंडरस्टेबल लैंग्वेज, ठीक है। दोनों ये यूज करना है, अंडरस्टेबल लैंग्वेज यूज करना है। एंड लीगल एक्सेप्टेंस रिप्रेजेंटेटिव, अगर सब्जेक्ट खुद उसको खुद नहीं समझ रहा है तो उसका कोई लीगल एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव होगा जो साइन करेगा उसके बिहाफ में, ओके। और वही उस जो प्रोटोकॉल को वो समझेगा। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक्स कमिटी क्या क्या है ये भी आपने पढ़ा था उसमें। अप्रूवल ट्रायल प्रोटोकॉल टू सेफगार्ड राइट सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ ऑल ट्रायल सब्जेक्ट। सबसे मेन जो होता है यही है कि जो ट्रायल सब्जेक्ट है उसकी राइट सेफ्टी एंड वेलबींग को सेफगार्ड करना है। देन पर्टिकुलर केयर टू प्रोटेक्ट राइट सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ ऑल द वेल्युएबल सब्जेक्ट। जो भी आपके वेल्युएबल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो हाई रिस्क के सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी उनकी प्रोटेक्शन को देखना है। नाउ स्टडीज इन स्पेशल पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगर हम क्लिनिकल ट्रायल हम किसी स्पेशल पॉपुलेशन पे कर रहे हैं, देन उसमें क्या है, अगर जेराट्रिक्स यूज पे कर रहे हैं, मतलब कि जो ओल्ड एज पीपल हैं उन पे कर रहे हैं, तो क्या हमें ध्यान में रखना है, दे शुड बी इंक्लूडेड इन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, एंड इन फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 3 में यूज कर उनको आप पार्टिसिपेट कराएंगे या तो फिर फेज 2 में कराएंगे, ये डिपेंड करेगा और स्पॉन्सर के ऊपर और जो स्टडी है उसके ऊपर, ठीक है। इन मीनिंगफुल नंबर, वो भी आप मीनिंगफुल नंबर में, ऐसे नहीं कि आपने मतलब ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा लोगों को ले लिया है, आपको जिससे आपकी स्टडी का जो रिजल्ट है वो मिल सकेगा, उतने नंबर्स में ही उतने नंबर को ही पार्टिसिपेट कराना है, ठीक है। एंड इफ द डिसीज इज कैरेक्टरिस्टिकली अ डिसीज ऑफ एजिंग, जेराट्रिक्स यूज करेंगे। अदरवाइज अगर उसी केस में यूज करेंगे या तो फेज 3 या फेज 2 में यूज करेंगे, अदरवाइज उस केस में यूज करना है जब वो जो डिसीज है वो एजिंग की ही है, ठीक है, एज से रिलेटेड ही है, तब उस केस में भी आप जेराट्रिक्स यूज करेंगे। नॉट यूज, पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट लेंगे एज अ जेराट्रिक, और सब्सटेंशियल नंबर ऑफ जेराट्रिक पेशेंट, ठीक है। तो कम नंबर ऑफ पेशेंट्स ही रखने हैं जेराट्रिक्स के। देन कॉमन इन द एल्डरली आर लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड when the new drug is likely to alter the geriatrics patient response, या फिर जो आप जो न्यू ड्रग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो न्यू ड्रग आप डिस्कवर कर रहे हैं या जो न्यू ड्रग पे आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, वो जेराट्रिक पेशेंट के रिस्पॉन्स को अल्टर कर सकता है, मतलब जेराट्रिक्स में कुछ और इफेक्ट शो कर सकता है, अल्टर कर सकता है, इंक्रीज डिक्रीज, तब उस केस में भी आप जेराट्रिक्स पेशेंट्स को यूज करेंगे, ओके। नाउ when pediatrics, what we you have to take care while pediatrics, अगर pediatrics को यूज pediatric as a participant है तो begin with older children before extending the trial to younger children, ठीक है। अगर आपका जो ट्रायल है उसकी नीड है कि pediatrics पे करना है, तो उस केस में क्या है, पहले ओल्डर चिल्ड्रन को प्रेफर करेंगे एज अ ट्रायल सब्जेक्ट, ओल्डर चिल्ड्रन को लेंगे, देन द यंगर एंड इन्फेंट, ठीक है, फिर यंगर पे जाएंगे, फिर इन्फेंट पे जाएंगे। मतलब जैसे कि अभी जो वैक्सीन पे ट्रायल हो रहा था, तो जो चिल्ड्रन पे हो रहा था वो आपका कितना 12 से 18 साल पे हो रहा था, ठीक है, इस टाइप से। फिर वो आप थोड़ा फिर उसके बाद जो यंगर, उससे यंगर चिल्ड्रन है, देन इन्फेंट पे, इस टाइप से फॉलो करते हैं, ओके। देन or if the new drug is for disease predominantly or exclusively affecting pediatric patient, ठीक है, तो उस केस में भी पीडियाट्रिक सब्जेक्ट को लेंगे। अगर वो जो डिसीज है न्यू ड्रग की जो डिसीज है पर्टिकुलरली
पीडियाट्रिक्स पेशेंट्स को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो पीडियाट्रिक्स की वो डिसीज है, ठीक है, तो उस केस में भी आप लेंगे, उस केस में भी आप पीडियाट्रिक सब्जेक्ट एज अ यूज करेंगे, ठीक है। देन disease occurring in both adult and pediatric patient for which there are currently no or limited therapeutic option. Pediatric population should be included in clinical trial early following assessment of initial safety data and reasonable evidences of potential benefit, ठीक है। तो पहले अगर हमें अगर जो आपकी ड्रग है वो कोई ऐसी डिसीज पे आप कोई ऐसी डिसीज के लिए टेस्ट कर रहे हैं जो दोनों एडल्ट और पीडियाट्रिक्स पे होती है, दोनों को ही हो रही है, उसके लिए वो ड्रग यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले हम पीडियाट्रिक पेशेंट को एज अ सब्जेक्ट लेने से पहले इनिशियल सेफ्टी और मतलब कितना पोटेंशियल है, कितना बेनिफिट हुआ है एडल्ट में और उनको कितना रिस्क है, ये सब पहले असेसमेंट कर लेंगे, तब ही आप जो पीडियाट्रिक पेशेंट हैं उनको एज अ ट्रायल सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। समझ आया बेटा, मतलब कि अब अगर अगर कोई आपकी डिसीज जो दोनों में ही है, एडल्ट में भी हो रही है, पीडियाट्रिक्स में भी हो रही है, पेशेंट में हो रही है, तो उस केस में आप क्लिनिकल ट्रायल में जब पीडियाट्रिक्स को तभी लेंगे, पहले आप एडल्ट्स का जो रिजल्ट है, एडल्ट की जो सेफ्टी है, उसकी कितना पोटेंशियल बेनिफिट उनमें दिखा रहा है, ये सब देख लेंगे, उसके बाद ही आप पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट को यूज करेंगे, ठीक है। देन रिटन इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट और लीगल गार्जियन। तो उस जब पीडियाट्रिक पेशेंट के केस में किससे लेना है इन्फॉर्म कंसेंट, जो पेरेंट्स होंगे उनसे या तो फिर जो लीगल गार्जियन है उनके, ठीक है, ठीक है। तो ये in case of pediatric patient है। Now another group is pregnant और nursing women। अगर pregnant और nursing women को trial subject कब लेना है, ठीक है, और क्या उसमें points consider करने हैं। So in case they should be included in clinical trial only when the drug is intended for use by pregnant, nursing women or fetus और nursing infant, ठीक है। तो आपको नर्सिंग वुमेन या प्रेग्नेंट वुमेन तभी लेना है एज अ ट्रायल सब्जेक्ट जब जो ड्रग जिसका हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं वो कौन यूज करने वाला है, प्रेग्नेंट वुमेन या नर्सिंग वुमेन या फीटस पे क्या इफेक्ट होगा उस ड्रग का देखना है, ठीक है। तो उस केस में या नर्सिंग इन्फेंट, जो आपके नर्सिंग इन्फेंट हैं, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं जो फीड करते हैं, नर्सिंग इन्फेंट होते हैं, उन पर इफेक्ट देखना है उस ड्रग का, उस केस में ही आप प्रेग्नेंट या नर्सिंग वुमेन लेंगे, ठीक है ना। मतलब जो आप ड्रग टेस्ट करना चाह रहे हैं वो ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेग्नेंट लेडी पे या फीटस में, जो या फिर जो नर्सिंग वुमेन है उन पर, या फिर जो नर्सिंग इन्फेंट है, ठीक है। तो इन इन चारों केस में तब आप प्रेग्नेंट या फिर नर्सिंग वुमेन लेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग किस टाइप का है, कौन सी ड्रग है और क्या कंडीशन के लिए यूज करने के लिए आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, उसके बेस पर ही डिसाइड करेंगे आपका सब्जेक्ट, ओके। देन where the data generated from the women who are not pregnant or nursing is not suitable, ठीक है। दूसरा, जहाँ उस टाइम भी आपको ये मैंडेटरी हो जाता है प्रेग्नेंट और नर्सिंग वुमेन का, प्रेग्नेंट या फिर नर्सिंग वुमेन को यूज करना, तब जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उसके डाटा से कोई यूज नहीं है। सपोज आपको कोई इफेक्ट प्रेग्नेंट लेडी पे या प्रेगनेंसी पर देखना है, प्रेगनेंसी की कंडीशन पर क्या इफेक्ट हो रहा है ड्रग, उसको देखना है, तो वो आप नॉन प्रेग्नेंट लेडी पे करने से कोई फायदा नहीं है, ओके। या फिर जो नर्सिंग मदर है, सपोज कोई आपको ड्रग देखना है कि वो जो मेमोरी ग्लैंड के बैरियर को क्रॉस करके मेमोरी ग्लैंड से पास होके फीटस में क्या, नॉट फीटस, इन्फेंट में क्या इफेक्ट कर रही है, उस चीज को अगर कुछ उस चीज के उस इफेक्ट को देखना है तो भी आपको
नॉर्मल वुमेन लेने से कोई यूज़ नहीं है, तो नॉर्मल वुमेन से डेटा जनरेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस केस में आप नर्सिंग वुमेन या फिर प्रेग्नेंट वुमेन का यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट। ओके, देन फॉलो अप डेटा ऑन प्रेगनेंसी, फीटस एंड चाइल्ड विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आप जब क्लिनिकल ट्रायल है उसके बाद फॉलो अप डेटा लेना है, प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी के टाइम और बाद में भी फॉलो अप डेटा लेना होता है, उसके बाद भी फीटस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, प्रेगनेंसी के पूरे टाइम क्या इफेक्ट आ रहा है, ये चाइल्ड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, देन वेयर एप्लीकेबल excretion of drug or its metabolites into human milk should be examined। ठीक है, तो उस केस में भी फीटस, ये नर्सिंग मदर्स को लिया जाता है एज अ सब्जेक्ट जब हमें देखना है कि ड्रग का जो एक्सक्रीशन है या ड्रग या उसकी मेटाबोलाइट्स का एक्सक्रीशन ह्यूमन मिल्क में हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब एग्जामिन करना है। जो मिल्क है उसमें मतलब उसमें मेटाबोलाइट्स कौन से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, ये सब चेक करना है। तो उस केस में भी आपको प्रेग्नेंट या नर्सिंग वुमेन्स लेनी होती हैं। ठीक है, एज ए ट्रायल सब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब न जो मिल्क है, जो वो ह्यूमन मिल्क है, उसमें ड्रग का एक्सक्रीशन या उसके मेटाबोलाइट का एक्सक्रीशन को चेक करने के लिए, या फिर उसका कितना लेवल एक्सक्रीट आउट हो रहा है उसमें। ओके, आफ्टर दिस, ये तो क्लिनिकल ट्रायल था। क्लिनिकल ट्रायल ऑलरेडी आप लोगों ने 3 फेसेस पढ़ ही लिए थे, मतलब पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। साथ साथ में ये अगर स्पेशल केसेस होते हैं तो आपको कब लेना है, स्पेशल जो कैटेगरी के हैं, सब ग्रुप के हैं, उनको कब लेना है, ये सारा डिस्कशन था। नाउ कम्स टू द फोर्थ, दैट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, it will comes under what, your for clinical trial phase 4 में आता है कि for post marketing surveillance। so जब आपकी ड्रग अप्रूव होके मार्केट में आ जाती है, उसके बाद उसके बाद भी ड्रग को मॉनिटर किया जाता है। दैट फेज इज नोन एज योर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। जब मार्केट में आ गई और ह्यूमन मतलब पब्लिक के लिए यूज़ करने के लिए ओपन हो गई, तो उस केस में फिर जो आपके बाद में जो स्टडी होती है उससे उसमें उस फेज को बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ठीक है, सो क्लोजली मॉनिटर्ड न्यू ड्रग क्लिनिकल सेफ्टी, जो भी आपकी न्यू ड्रग अप्रूव हुई है उसकी क्लिनिकल सेफ्टी को क्लोजली मॉनिटर करना होता है, जैसे कि आजकल किस पे वैक्सीन पे हो रहा है ना। देन पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, periodic safety update to report to all relevant new information। ठीक है, पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट्स देना होता है। ठीक है, और जो उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी सारा न्यू जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड, उसमें ऐड करना होता है, इस रिपोर्ट में देना होता है। ठीक है, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट में जो भी उससे रिलेवेंट न्यू इंफॉर्मेशन है। Then periodic safety report shall be submitted every 6 months for the first 2 year। ठीक है, जो आपकी ड्रग अप्रूव हुई उसके 2 साल तक आपको हर 6 मंथ में पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स सबमिट करना होता है। ठीक है, स्पॉन्सर को मतलब। देन न्यू स्टडीज specifically planned or conducted to examine a safety issue should be described in the periodic safety update report। कोई न्यू स्टडी जो भी आपने जो PSUR है उसमें मेंशन करना होता है, उससे रिलेटेड कोई न्यू स्टडी प्लान करना है या कंडक्ट करने के लिए सेफ्टी इशू, मतलब कोई
सेफ्टी इशू आ रहा है या कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ इशू आ रहे हैं ड्रग में, तो उससे रिलेटेड कोई आपको स्टडी कंडक्ट करना है या कोई मतलब कुछ एग्जामिन करना है, वो सब भी आपको मेंशन करना होगा PSUR में, ठीक है। देन स्पेशल स्टडीज, देन जो बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंट स्टडीज, ये आपकी अलग से स्पेशल स्टडीज होती हैं, कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू गाइडेंस फॉर BA एंड BE स्टडी। जो बायो इक्विवेलेंस और बायो अवेलेबिलिटी स्टडी है वो कंडक्ट करेंगे उस किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस, इसकी गाइडलाइन होगी BA और BE की स्टडी के, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देन साथ साथ में देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्ट ऑफ फूड ऑन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो आपकी ड्रग अप्रूव हुई है उसका स्पेशल स्टडीज में ये भी आएगा, इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्ट ऑफ फूड, फूड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है एब्जॉर्प्शन में, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पे, या जो आपका इंटरेक्शन, एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरेक्शन, फूड फूड इंटरेक्शन या अदर कोई इंटरेक्शन को चेक करना, या all bioavailabilities and bioequivalent studies should be conducted according to the guidelines for bioavailability and bioequivalent study as prescribed, ठीक है। तो जो आपकी बायोइक्विवेलेंस बायोएबिलिटी स्टडी है उनको एज पर दी गाइडलाइन करेंगे। देन GCP we already discussed, ICH principles, then informed consent, this already we have covered. Now amendments, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं इस शेड्यूल्स में, शेड्यूल वाई में कुछ रूल्स में, वो देख लेते हैं एक बार। अमेंडमेंट्स इन 2013 एंड 14, 13 और 14 में क्या अमेंडमेंट्स हुए, जो रूल 122 DAB था वो ऐड किया गया, ये रूल ऐड किया गया। कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी और डेथ ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल, अगर क्लिनिकल ट्रायल के टाइम पे कोई इंजरी या फिर डेथ होती है तो उस केस में कंपनसेशन, उससे रिलेटेड क्या कंपनसेशन होगा वो, उसके लिए रूल आया, रूल 122 DAB, ठीक है। देन रूल 122 DAC, एक रूल ऐड हुआ, परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट्स टू सर्टेन कंडीशंस, अथॉरिटी फॉर क्लिनिकल ट्रायल इंस्पेक्शन, एक्शन इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस, ठीक है। अगर नॉन कंप्लाइंस कोई अगर नॉन कंप्लाइंस हो रही है क्लिनिकल ट्रायल में, या फिर आपके क्लिनिकल ट्रायल से जो इंस्पेक्शन से रिलेटेड और आपके स्पेशल केस में स्पेशल सब्जेक्ट्स में जो ट्रायल है उससे रिलेटेड परमिशन, उससे रिलेटेड जो रूल आया वो था आपका 122 DAC, okay. Then rule 122 DT, one another rule added in 2013 and 14, that is registration of ethics committee। जो 122 DD था वो ऐड हुआ, इसमें क्या था, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एथिक्स कमिटी, एथिक्स कमिटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइन होनी चाहिए उसको उसको रजिस्ट्रेशन के लिए, वो इस रूल में था। देन अमेंडमेंट इन 2015 में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट में क्या आपका, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑन इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर वल्नरेबल सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो आपके वल्नरेबल सब्जेक्ट थे उनका आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कंसेंट फॉर्म में, ऑडियो और वीडियो दोनों ही आपको रखनी है, ठीक है। पहले जैसे सिर्फ इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म रखना है, बट इसमें ऐड हुआ 2015 को आपको ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों ही रखनी है। देन फॉर anti-HIV anti-leprosy ड्रग ट्रायल ओनली ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो HIV और anti-leprosy ड्रग ट्रायल के लिए जो सब्जेक्ट्स लेंगे उनके लिए आपको सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग रखनी है, ठीक है। देन possible for failure of investigation essential elements in
ICF ये देखना है बेटा क्या है ये. This I'll see. Then now amendment in 2018. 2018 में क्या amendment आया? The clinical trial in relation to a new drug or investigational new drug in human has to generate data for discovering, verifying its pharmacological interaction, including pharmacodynamic, pharmacokinetic, and adverse effect, in order to determine the safety, efficacy, and tolerance of new drug. Okay. तो ये सारा जो फार्माकोलॉजिकल है, फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोकाइनेटिक, एडवर्स रिएक्शन, ये सारा ही डिटरमाइन करना है. ये सारा ही डिटरमाइन करना होता है सेफ्टी और एफिकेसी देखने के लिए. Then this was the amendment. इतना ही amendment था. Then ये institutional committee ये already बेटा discuss हो चुका है. Function of institutional committee ये भी already we have covered. ठीक है. तो this was the schedule Y. Schedule Y में आपको मेन है कि क्या क्या आपके rules, क्या क्या rules